समाजवादी पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी पर 7 नंबर भारी पड़ता नजर आ रहा है। कानपुर में एक बुजुर्ग महिला के घर पर कब्जा करने के इरादे से अगजनी के मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई और 3 अन्य साथियों को कोर्ट ने 7 जून को 7 साल की सजा सुना दी। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि जिस मामले में उन्हें ये सजा सुनाई गई है वो घटना भी 7 तारीख को ही हुई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद इरफान सोलंकी की विदायगी की जा रही है। वहीं इरफान सोलंकी के वकील ने फैसले पर सवाल उठाए और सरकार की दमनकारी नीति और पुलिस पर उनके खिलाफ गलत साक्ष्य घड़ाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले के विरुद्ध ऊपर की अदालत में अपील करेंगे। मुजफ्फरपुर में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव शुक्रवार को खुलकर तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरी और तेजस्वी यादव की विचारधारा अलग अलग है। हम एक नदी के 2 अलग अलग धारा है। मैं लालू यादव का सम्मान करता हूँ। पप्पू यादव ने कहा कि अगर बिहार के युवराज के अंदर अहंकार नहीं होता तो हम 25 से अधिक सीट जीत लेते और राहुल गांधी पीएम बन जाते। पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अभी मेरा मकसद कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से बिहार में खड़े करने की है और इस दिशा में काम कर रहा हूँ। अलग अलग जगहों पर जा रहा हूँ जहाँ लोगों का प्यार और स्नेह पूरा मिला रहा है। संसद बनने के बाद मुजफ्फरपुर पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि मेरी प्राथमिकता पूर्णिया और सीमांचल का विकास है और इसके लिए मैं अपनी लड़ाई और आवाज़ को बुलंद रखूंगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें भले ही काफ़ी कम हो गई और सत्ताधारी पार्टी अकेले दम पर बहुमत जुटाने के नाकामयाब रह गई है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। एक दिन बाद वह प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में उन्हें देश दुनिया से तमाम लोगों से बधाइयाँ मिल रही है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने पर बधाई दी है। एलन मस्क ने भारतीय समय के अनुसार शुक्रवार को देर रात सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, नरेंद्र मोदी आपको दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव में जीत हासिल करने की बधाइयाँ। मेरी कंपनियां भारत में शानदार काम करने के लिए तैयार है। एलन मस्क का यह पोस्ट इस कारण खास हो जाता है कि उनका नाम भारत की चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक मुद्दों में उलझ गया था। दरअसल एलन मस्क ने कुछ दिनों पहले भारत आने के बारे में जानकारी दी थी। उस समय भारत में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। हालांकि एने मौके पर एलन मस्क की भारत यात्रा रद्द हो गई थी। नरेंद्र मोदी 9 जून रविवार को शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राष्ट्रपति भवन ने बयान भी जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अगले 3 दिनों का उनका कार्यक्रम सामने आ गया है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जाएंगे। यहाँ पर हाल में ही खत्म हुए विधानसभा चुनाव के बाद नए मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी 10 को भुवनेश्वर जाएंगे। वो उड़ीसा राज्य सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो 11 जून को अरुणाचल प्रदेश के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। वहीं 12 तारीख को आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार 12 तारीख की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस भी आ सकते हैं। इस दौरान वो गंगा आरती, बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं। वहीं एक सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एनडीए के जीत हासिल की है। इसके बाद तीसरी बार चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं उड़ीसा में 24 साल से सत्ता में काबिज नवीन पटनायक के हाथ से सत्ता गए हैं। 147 में से 68 सीटों पर जीत मिली है। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 86 पर जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर हम के सांसद जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ की। उन्होंने दिल्ली में शनिवार को कहा कि नीतीश कुमार एक महान नेता है और वे बिहार के नायक के रूप में सामने आए हैं। वे हर तरह से सक्षम
है। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। वहीं एनडीए मंत्रिपरिषद की शपथ समारोह में उन्होंने कहा कि 9 मई को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शपथ है। कितने मंत्री और किनको शपथ देना है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार पीएम पद की शपथ ली थी। उसके बाद 60 साल बाद ये प्रक्रिया दोहराई जा रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर जीतन राम मंदिर ने कहा कि ये उनकी अटकलें हैं। उन्हें तारे दिख रहे हैं और वे दिन में सपने देख रहे हैं। जैसे ही कोई सत्ता में आता है, हर विपक्ष कहता है कि सरकार गिर जाएगा। वे भी यही कर रहा है, लेकिन इस बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार और भी मजबूत होगी, क्योंकि इस बार उनके संकल्प और भी मजबूत हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया है कि 6 महीने या 1 साल के भीतर देश में मध्यवादी चुनाव हो सकते हैं। एनडीए की सरकार बनी हुई है, लेकिन जदयू प्रवक्ता अग्निवीर योजना रद्द करने और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। ये सब वो मुद्दे हैं जो राहुल गांधी जी लेकर चले हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में ही उनकी कैबिनेट के भी कई मंत्री शपथ ले सकते हैं। फिलहाल मोदी 3.0 के कैबिनेट को लेकर कई नेताओं के नाम आगे चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम ने अपनी कैबिनेट में इस बार गठबंधन सहयोगियों का भी पूरा ध्यान रखा है। हालांकि महत्वपूर्ण मंत्रालय बीजेपी अपने पास ही रख सकती है। फिलहाल जिन नामों की चर्चा है वो इस प्रकार है। इसके अलावा एनडीए की एक और महत्वपूर्ण गठबंधन साथी जनता दल यूनाइटेड को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बताया जा रहा है कि जेडीयू को 2 सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा सांसद ललन सिंह और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी मिल सकती है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा कि यह सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज है कि उन्हें विपक्ष का नेता बनाया जाए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग ने कहा कि हमारी मांग रही है कि राहुल गांधी आगे आए और पार्टी संभाले, लेकिन अंतिम फैसला नेतृत्व का है। इस बैठक में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष का नाम तय किया जा सकता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज दिल्ली में अहम बैठक हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष का नाम तय किया जाएगा। कांग्रेस के कई नेताओं ने कहना है कि राहुल गांधी को विपक्ष नेता बनाया जाए। बैठक में लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन को लेकर भी मंथन होने की उम्मीद है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य सीडब्ल्यूसी के सदस्य शामिल हुए। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा, यह सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज है कि उन्हें विपक्ष का नेता बनाया जाए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग ने कहा, हमारी मांग रही है कि राहुल गांधी आगे आए और पार्टी संभाले, लेकिन अंतिम फैसला नेतृत्व का है। अयोध्या में बीजेपी को मिली हार पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, देश में 543 सीट है, कहाँ जीतेंगे कहीं हारेंगे, लेकिन पीएम तो नरेंद्र मोदी ही बन रहे हैं। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बन रहे हैं, वह चौथी बार भी पीएम बनेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा शनिवार को अयोध्या में भगवान रामलला का दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उनसे अयोध्या में बीजेपी की हार पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, देश में 535 सीटें, कहीं हारेगा कहीं जीतेगा, मोदी तो पीएम हो ही गए। भगवान राम के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बन रहे हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू 3 बार पीएम बनेंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि मोदी चौथी बार पीएम बनेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, अचानक देश में ईवीएम और चुनाव आयोग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद हो गई। किसी को कोई आइडिया है कि ऐसा क्यों हुआ? मुझे इसे लेकर चिंता हो रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने 293 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने अकेले 240 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में बीजेपी को झटका लगा है। यहाँ बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर जीत हासिल कर सके, जबकि एनडीए को 36 सीटों पर जीत मिली है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 33 सीटें आई है। अकेले सपा ने 37 सीटों पर जीत हासिल की है।